जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक मिडीवल रूलर हैं जहां थ्रोन पर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 9 साल थी। वजह बुढ़ापा या नेचुरल कॉजेज नहीं, बल्कि इसलिए कि हर 3 में से 2 रूलर्स अपने ही सक्सेसर्स के हाथों मर्डर कर दिए जाते थे। वेलकम टू द दिल्ली सल्तनत, जहां पावर एक डेथ सेंटेंस के साथ आती थी और भाई लिटरली एक दूसरे के कटे हुए सिर अपने पिताओं को गिफ्ट के तौर पर पेश करते थे। अगले 30 मिनट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे इस ब्रूटल गेम ऑफ थ्रोन्स ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को रीशेप किया, ह्यूमैनिटी के कुछ सबसे मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए और ऐसे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को स्पार्क किया जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। ये मिडीवल इंडिया की स्टोरी है, जहां एम्पायर्स सीजन्स की तरह उठे और गिरे, जहां एक सिंगल बैटल शहरों को अस्तित्व से मिटा सकती थी और जहां किसी तरह इस सारे केओस के बीच दुनिया की सबसे ग्रेट सिविलाइजेशंस में से एक ने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि फ्लरिश भी किया। लेकिन पहले मैं आपको उस दिन के बारे में बताऊं जब 30,000 लोगों का एक 25 साल के सम्राट द्वारा नरसंहार किया गया। इंग्लिश चैटर बॉक्स में वेलकम। आज हम इंडिया के पास्ट के सबसे टर्ब्यूलेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड्स में से एक 11वीं से 17वीं सदी के मिडीवल एरा में डाइव करने वाले हैं। यह स्टोरी है कि कैसे फॉरेन इन्वेजन्स ने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को कंप्लीटली रीशेप कर दिया। नए रूलर्स, नए कॉन्फ्लिक्ट्स और नई कल्चर्स लेकर आए जो हमेशा के लिए सब कॉन्टिनेंट को बदल देंगी। शुरू करने से पहले चलो क्लैरिफाई करते हैं कि हम मिडीवल से क्या मतलब लेते हैं। यह टर्म ओरिजिनली यूरोपियन हिस्ट्री पर अप्लाई होता था, रोम के फॉल से लेकर रेनेसेंस तक। इंडिया के लिए हम इसे सिंपली 11वीं से 17वीं सदी के पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं। हालांकि हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि यह यूरोपियन टर्म इंडियन हिस्ट्री पर फिट बैठता है या नहीं। दिल्ली की टॉवरिंग कुतुब मीनार से लेकर विजयनगर के मैग्निफिसेंट रूइंस तक हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सेंट्रल एशिया से आई इन्वेजन्स की वेव्स ने एम्पायर्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय किए, कैसे लोकल किंगडम्स ने इनक्रेडिबल करेज के साथ फाइट बैक किया और कैसे ऑर्डिनरी पीपल ने सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल के बीच सरवाइव किया। आज के एपिसोड के कौन से रूलर से आप मिलना नहीं चाहेंगे? नीचे उनका नाम ड्रॉप कीजिए। हमारी स्टोरी 1192 में एक ऐसी डिफीट से शुरू होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। जब पृथ्वीराज चौहान तुर्किक अफगान फोर्सेस के हाथों हार गए तो उसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मार्क की, इंडिया का पहला मेजर मुस्लिम एम्पायर जो 1206 में एस्टैब्लिश हुआ। 3 से ज्यादा सदियों तक 5 सक्सेसिव डायनास्टीज ने दिल्ली से रूल किया। ममलूक या स्लेव डायनास्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। लेकिन शॉकिंग पार्ट यह है, एवरेज सुल्तान ने बस 9 साल ही रूल किया। क्यों? क्योंकि हर 3 में से 2 सुल्तान ने अपने प्रीडेसर को एलिमिनेट करके पावर सीज की। इसे कहते हैं डेंजरस जॉब। मिसाल के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी, जो खुद को द सेकंड अलेक्जेंडर कहते थे, उनके सिक्कों पर यह इंस्क्रिप्शन देखा जा सकता है। 14वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मिलिट्री कैंपेन्स चलाए, साथ ही साथ उन मंगोल इन्वेजन्स को भी फाइट ऑफ किया जो इंडिया को अपने वास्ट एशियन एम्पायर में जोड़ने की धमकी दे रहे थे। उनके स्लेव जनरल मालिक काफूर ने साउथ के अंदर डीप पुश किया और श्रीरंगम, मदुरै, चिदम्बरम और शायद रामेश्वरम जैसे हिंदू सेंटर्स पर अटैक किया, उनकी वेल्थ को प्लंडर करके सल्तनत की इनॉर्मस मिलिट्री एपरेट्स को फाइनेंस किया। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा शासक जिसके बड़े सपने थे लेकिन काम की अंजामदेही बहुत खराब। सोचिए, उन्होंने एक पूरे शहर की आबादी को दिल्ली से दौलताबाद तक 1000 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया। फिर कुछ साल बाद जब उनकी प्लान फेल हो गई तो उन्हें वापस चलवा दिया। दोनों ट्रांसफर से बहुत ज्यादा जाने गईं। एक और बड़ी गलती थी उनकी टोकन करेंसी की शुरुआत। तांबे के सिक्कों को चांदी या सोने के बराबर मान लिया गया। यह आइडिया असल में प्रोग्रेसिव था। आज हमारी ज्यादातर करेंसी टोकन बेस्ड है, लेकिन उस समय इससे कंफ्यूजन हुआ और लोगों ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे अर्थव्यवस्था गिरने लगी।
तुगलक के समय में सल्तनत अपनी सबसे बड़ी हद तक पहुंची। मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर कंट्रोल हो गया, लेकिन यह दबदबा ज्यादा समय नहीं टिक पाया। सुल्तान बहुत ऐशो आराम से रहते थे, शानदार कपड़े, गहने और शानदार महलों में बढ़िया खाना। ये दौलत लूट, आम लोगों पर टैक्स और जबरदस्ती मजदूरी से आती थी। कुछ लोगों को गुलाम बनाकर मध्य एशिया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें बेचा जाता था। इस दौर में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों में पवित्र मूर्तियों पर हमले भी हुए। इसका कारण लूट भी था और धार्मिक सोच भी। कई सुल्तानों ने जिज़्या लगाया। यह गैर मुस्लिमों पर एक भेदभाव वाला टैक्स था, जो आर्थिक बोझ और पब्लिक बेइज्जती दोनों बनता था, और इससे इस्लाम में कन्वर्जन की तरफ लोगों को धकेला जाता था। अंत की शुरुआत 1398 में हुई, जब तैमूर, जो एक क्रूर तुर्क मंगोल विजेता था, ने दिल्ली को तबाह कर दिया। उसकी अपनी यादों में वजह साफ लिखी है: गैर मुस्लिमों से जंग और उनके धन को लूटकर कुछ हासिल करना। बहुत से लोग मारे गए या गुलाम बना लिए गए और शहर खंडहर बनकर रह गया। तैमूर बहुत सारा लूटा हुआ धन लेकर लौट गया और पीछे अफरा तफरी छोड़ गया। लोदी उभरे और आखिरी सल्तनती वंश स्थापित किया, लेकिन तब तक इसका इलाका काफी घट चुका था। लेकिन यहां जो रिमार्केबल है, इंडिया ने सिर्फ पैसिवली कॉन्क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, रेसिस्टेंस हर डायरेक्शन से आया। पूरब में कलिंग का ईस्टर्न गंगा किंगडम में सल्तनत के कई इन्वेजन को सफलतापूर्वक रोका। 13वीं सदी के बीच में किंग नरसिंह देव प्रथम ने न सिर्फ दिल्ली फोर्सेस को हराया, बल्कि बंगाल में दिल्ली सल्तनत के गवर्नर को भी जीत लिया। इन विक्ट्रीज को याद करने के लिए उन्होंने कोणार्क में मैग्निफिसेंट सूर्य मंदिर बनवाया, जो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में खड़ा है। दक्षिण में कर्नाटक के होयसला अलाउद्दीन की सदर्न कैंपेन्स के एक के बाद एक अटैक्स के खिलाफ डटे रहे और कुछ समय तक दक्षिण का अकेला इंडिपेंडेंट किंगडम रहे। बेलूर और हलेबीडु के उनके ब्यूटीफुल टेम्पल्स इनक्रेडिबल आर्किटेक्चर दिखाते हैं। होयसला का एम्बलम असल में उनकी ओरिजिन स्टोरी दिखाता है, जहां साला ने अपने गुरु को बचाने के लिए एक शेर से लड़ाई की थी। तुगलक के टाइम की मुसोनूरी नायकों की स्टोरी और भी ज्यादा प्रेरक है। ये तेलुगु चिफ्टेंस ने 75 से ज्यादा लोकल लीडर्स को साथ जोड़ा। सोचो कितनी डिप्लोमेटिक स्किल चाहिए। एक गठबंधन बनाया और करीब 1330 से 1336 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को वारंगल से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। इलाकाई सुल्तनतें भी दिल्ली की हुकूमत को चैलेंज करने के लिए उभर आईं। 14वीं सदी के बीच में बहमनी सुल्तनत उठी और दक्कन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया, जबकि गुजरात, बंगाल और दूसरे इलाकों की ताकतवर सुल्तनतों ने गठबंधनों का उलझा हुआ जाल बनाया और अक्सर लड़ाइयां होने लगीं। राजस्थान में 15वीं सदी में मेवाड़ के राणा कुंभा ने इन बात की सुल्तनतों के हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। उन्होंने अरावली पहाड़ियों में कमाल का कुंभलगढ़ किला बनवाया, जिसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, दुनिया की सबसे लंबी लगातार दीवारों में से एक। जंगलों और खड़ी ढलानों वाली रणनीतिक लोकेशन ने इसे लगभग नामुमकिन बना दिया। जब नॉर्थ में अस्थिरता थी, साउथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा था। 14वीं सदी में दो भाई हरिहर और बुक्का, जो शुरू में मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर गवर्नर थे, बाद में दिल्ली की अथॉरिटी को रिजेक्ट करके विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। पॉपुलर फोकलोर कहती है कि उन्होंने अपनी कैपिटल इसलिए चुनी क्योंकि हम्पी में उन्होंने देखा कि एक खरगोश मुड़कर शिकारी कुत्तों के झुंड को दौड़ा रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ और करेज का सिंबल था। उनके गुरु विद्यारण्य ने इसे रेजिलियंस का प्रतीक माना और उन्हें वहीं कैपिटल बसाने की एडवाइस दी। नॉर्थ में बहामनी सल्तनत एक बड़ा राइवल थी, जो बाद में टूटकर 5 डेक्कन सल्तनतों में बंट गई: बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर और बीदर। विजयनगर के रूलर्स ने इनमें से कई से बैटल की और ईस्ट में ओडिशा के गजपति रूलर से भी लड़ाई हुई। एम्पायर अपना गोल्डन एज 16वीं सदी में कृष्ण देवराय के समय पहुंचा। ये रिमार्केबल रूलर ने डेक्कन पर एम्पायर का डोमिनेंस बढ़ाया और सिक्योर किया, पर वो सिर्फ मिलिट्री लीडर नहीं थे। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ के पोएट्स और स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया और खुद भी तेलुगु में
आमुक्तमाल्यदा नाम की एक एपिक पोएम लिखी, जो तमिल पोएट सेंट अंदाल के बारे में है। इसका एक हिस्सा राजनीति था, जिसमें उन्होंने गुड गवर्नेंस के अपने आइडियाज बताए। कृष्णदेवराय ने बहुत से मंदिरों को अनुदान दिए, जिनमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति और अपनी राजधानी में बने शानदार विट्ठल मंदिर भी शामिल थे। विट्ठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स कमाल के हैं। जब उन्हें बजाया जाता है तो उनके छोटे छोटे खंभों से अलग अलग संगीत सुर निकलते हैं। विदेशी यात्री विजयनगर देखकर हैरान रह जाते थे। पुर्तगाली व्यापारी को खास तौर पर अच्छा व्यवहार मिलता था, क्योंकि राजा को उनके घोड़े चाहिए होते थे और वे नहीं चाहते थे कि ये घोड़े दुश्मन राज्यों को बेचे जाएं। डोमिंगो पेस ने ये डिटेल्ड बयान छोड़ा। ये शहर मुझे रोम जितना बड़ा लगा और देखने में बहुत खूबसूरत। शहर के अंदर बहुत से पेड़ों के उपवन हैं। इस शहर में लोगों की गिनती नहीं की जा सकती। ये दुनिया का सबसे अच्छी तरह से सामान वाला शहर है। सड़कों और बाजारों में सामान से लदे बैल भरे हुए हैं। लेकिन शान शौकत पर बने साम्राज्य कभी कभी अचानक गिर भी जाते हैं। कृष्णदेवराय की बीमारी से मृत्यु के बाद सन 1529 में साम्राज्य को चुनौतियां आने लगीं। सन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों के गठबंधन ने कृष्णदेवराय के दामाद रामराय के नेतृत्व वाली विजयनगर सेना को हरा दिया। लूट इतनी जबरदस्त थी कि घर, दुकानें, महल और ज्यादातर मंदिर नष्ट कर दिए गए। बहुत से आम लोगों का कत्लेआम हुआ और शहर खंडहर बन गया। साम्राज्य टूटकर छोटे छोटे इलाकों में बंट गया, जिन पर नायकों ने राज किया, और ये मध्य 17वीं सदी में खत्म हो गया। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी, तभी बाबर, एक तुर्किक मंगोल शासक, और तैमूर व चंगेज खान दोनों का वंशज, जिसे समरकंद से निकाल दिया गया था, भारत आया। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी को गन पाउडर वेपन्स, फील्ड आर्टिलरी और मैचलॉक गन्स का इस्तेमाल करके हरा दिया। ये टेक्नोलॉजी उस समय भारत की जंगों में नई आई थी। इस हार से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा हमें इस जटिल शख्सियत की दिलचस्प झलक देती है। वो कल्चर्ड और जिज्ञासु था। उसे आर्किटेक्चर, पोएट्री, जानवर, खासकर पक्षी जिनकी वो डिटेल में लिस्ट बनाता है, और पेड़ पौधों, खासकर फलदार पेड़ों से बहुत लगाव था। लेकिन वो बहुत क्रूर और निर्दयी भी था। वो पूरे शहरों की आबादी का कत्लेआम करता, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाता और खोपड़ियों के मीनार खड़े करने पर भी गर्व करता था। बाबर को सेंट्रल एशिया की बहुत याद आती थी और उसे भारत कम आकर्षण वाला देश लगा। फिर भी उसने माना, हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की बहुतायत है। यहाँ हर तरह के बेहिसाब कारीगर और कामगार हैं। शायद इन्हीं वजहों से, खासकर भारत की दौलत के कारण, उसने वापस सेंट्रल एशिया जाने के बजाय यही रहने का फैसला किया। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं साम्राज्य को संभालने में जूझता रहा। शेर शाह सूरी, एक ताकतवर अफगान लीडर, ने कम समय तक चलने वाला सूर एम्पायर बनाया और कई टिकाऊ सुधार किए, इससे पहले कि हुमायूं ने इलाका फिर से जीत लिया। इससे पहले हीमू, जो एक कुशल मिलिट्री कमांडर था, ने कुछ समय के लिए दिल्ली पर कब्जा किया और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से राज किया। कुछ सफलताएं मिलने के बावजूद वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के पोते अकबर से टकराव के दौरान घायल हुआ, पकड़ा गया और उसका सिर कलम कर दिया गया। अब हम हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग रूलर्स में से एक अकबर पढ़ाते हैं। अपने पिता हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में एम्परर डिक्लेयर हुए अकबर का रूल क्रूरता और टॉलरेंस का एक रिमार्केबल ब्लेंड था, जो एम्बिशन, स्ट्रैटेजी और एक सच में पर्सनल एवोल्यूशन से शेप हुआ लगता है। अपने शुरुआती कॉन्क्वेस्ट में अकबर ने अपने परवर्तियों जैसी ही बेरहम अप्रोच दिखाई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में उन्होंने 5 महीने से ज्यादा समय तक किले की सीज की, जहां राजपूतों ने डिटरमाइंड रेजिस्टेंस किया। राजपूत सोल्जर्स ने मुगल आर्मी को भारी लॉसेस दिए, लेकिन आखिरकार बहुत बड़ी संख्या में लड़ते लड़ते शहीद हो गए
और सैकड़ों औरतों ने जौहर किया, यानी कैप्चर और गुलामी से बचने के लिए सामूहिक रूप से आग में कूद गईं। इसे आखिरी हीरोइक रेजिस्टेंस माना गया। जब अकबर आखिरकार किले में घुसे तो उन्होंने करीब 30,000 सिविलियंस के कत्ल का ऑर्डर दिया और बची हुई औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। वो सिर्फ 25 साल के थे और उन्होंने एक विक्ट्री मैसेज भेजा। हमने काफिरों के कई किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया है और वहां इस्लाम कायम कर दिया है। अपने खूंखार तलवार की मदद से हमने उनके दिमागों से कुफ्र के निशान मिटा दिए और मंदिरों को तबाह कर दिया। लेकिन जैसे जैसे अकबर मैच्योर हुए, कुछ रिमार्केबल हुआ। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कि एक बादशाह को हमेशा फतह के इरादे में लगा रहना चाहिए, वरना दुश्मन हथियार उठा लेते हैं, उन्होंने बढ़ते हुए एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का ज्यादा इस्तेमाल किया। उन्होंने पड़ोसी रियासतों की प्रिंसेसेस से मैरिज अलायंसेस किए, राजपूत और रीजनल लीडर्स का अपने दरबार में वेलकम किया, भेदभाव वाला जजिया टैक्स खत्म किया और सुलह कुल यानी सबके साथ अमन या सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस को प्रमोट किया। इंटरफेथ डायलॉग्स और हिंदू अफसरों को हाई पोजीशंस पर अपॉइंट करने के जरिए अकबर ने अपना साम्राज्य फैलाया और स्थिर किया। यहां तक कि कई राजपूत शासकों का सपोर्ट भी पा लिया। उनके दरबारी हिस्टोरियन अबुल फजल ने उन्हें यूं कहते रिकॉर्ड किया, पहले मैं लोगों को अपने मजहब के मुताबिक चलने पर मजबूर करता था और उसे इस्लाम समझता था। जैसे जैसे इल्म बढ़ा, मुझे शर्म महसूस हुई। जब मैं खुद मुसलमान नहीं सही मायने में, तो दूसरों को जबरदस्ती वैसा बनाना मुनासिब नहीं। जबरन धर्म बदलवाए लोगों से कैसी स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। अनपढ़ होने के बावजूद अकबर फारसी और भारतीय टेक्स्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए पैशनेट हो गए और क्लासिकल इंडियन थॉट में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनाया, जहां बड़े संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनमें महाभारत, जिसे फारसी में रज़्मनामा या बुक ऑफ वॉर कहा गया, रामायण, जिसमें 176 खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग्स थीं, भगवद गीता और पंचतंत्र शामिल थे। अकबर का लंबा राज करीब 50 साल 1556 से 1605 चला। बीच का दौर काफी पीसफुल था, लेकिन आखिरी 15 सालों में कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में नई मिलिट्री कैंपेन्स हुईं। उनके तहत मुगल साम्राज्य ने अपनी बेमिसाल साइज और स्थिरता हासिल की। उनकी आर्किटेक्चरल लेगेसी में आगरा के पास शानदार फतेहपुर सीकरी शहर शामिल है, जिसमें 5 मंजिला पंच महल है। उनका दरबार अलग अलग ट्रेडिशंस के स्कॉलर्स, जिनमें जेसुइट पादरी भी थे, का वेलकम करता था और मिडीवल इंडिया में एक बेमिसाल इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का माहौल बनाता था। अकबर के बेटे जहांगीर को भी अपने पिता की तरह आर्ट और आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था और वो दक्कन में विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। उसके बेटे शाहजहां ने कई बगावतों से लड़ाई की और आगरा में ताजमहल के निर्माता के रूप में हमेशा के लिए याद किए जाते हैं, जिसे आज भी दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल करिश्मों में माना जाता है। इस समय आर्ट और आर्किटेक्चर का जबरदस्त विकास अपनी पीक पर था, जिसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली व आगरा के रेड फोर्ट्स शामिल हैं। क्लासिकल आर्ट्स, म्यूजिक, कैलीग्राफी और मिनिएचर पेंटिंग इस दौर में खूब फली फूली। सुल्तानत पीरियड के बार बार हिंसक सक्सेशंस शाहजहां की सक्सेशन में भी रिपीट हुए। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए तो वो चाहते थे कि तख्त उनके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को मिले, लेकिन दारा के छोटे भाई औरंगजेब ने जंगों में उसे हरा दिया और आखिरकार उसे एग्जीक्यूट कर दिया। उसका कटा हुआ सिर उनके पिता के सामने पेश किया। औरंगजेब ने अपने 2 दूसरे भाइयों को भी खत्म कर दिया और शाहजहां को आगरा फोर्ट में उनकी मौत तक कैद रखा। खुद को आलमगीर या दुनिया का फतह करने वाला का ताज पहनाकर औरंगजेब ने लगभग 49 साल राज किया। इसे दिल्ली के सुल्तानों के एवरेज 9 साल के रेन से कंपेयर करो। औरंगजेब तक के मुगल बादशाहों का एवरेज 27 साल था, जो ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है। मिलिट्री मैटर्स में स्किल्ड औरंगजेब ने कई कैंपेन्स चलाए, खासकर साउथ के हिस्सों पर फतह की। उसके राज में मुगल एम्पायर अपना सबसे बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन तक पहुंचा, लेकिन लगातार बड़ी बगावतों का सामना भी करना पड़ा। उसने आखिरी 25 साल दक्कन में एक के बाद एक जंगें लड़ते हुए बिताए,
जिससे ट्रेजरी खाली होती गई और एडमिनिस्ट्रेशन पर स्ट्रेन पड़ा। इसे अक्सर 1707 में उसकी मौत के बाद मुगलों के तेजी से डिक्लाइन की एक की फैक्टर माना जाता है। इस्लाम के सुन्नी सेक्ट से ताल्लुक रखने वाला औरंगजेब बहुत धार्मिक और ऑस्टियर था। अकबर के उलट वो सारे धार्मिक रिचुअल्स फॉलो करता था और धीरे धीरे उसने वो प्रैक्टिसेस बैन कर दी जो उसे अनइस्लामिक लगती थीं, जैसे दरबार में म्यूजिक और डांस। उसने नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया और हिंदुओं की पिलग्रिमेज पर जाने पर भी टैक्स लगाया। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि औरंगजेब के मोटिव्स प्राइमरीली पॉलिटिकल थे, लेकिन उसके अपने फरमान उसकी धार्मिक नीयत क्लियर करते हैं। 1669 में उसने गवर्नर्स को ऑर्डर दिया, काफिरों के स्कूल और मंदिर तोड़ दो और उनकी टीचिंग्स और धार्मिक प्रैक्टिसेस बंद कर दो। वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ और बहुत से दूसरे मंदिर तोड़े गए, साथ ही जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारे भी। उसने दूसरे सेक्ट्स के मुसलमानों, सूफियों और ज़ोरास्ट्रियंस को भी परसिक्यूट किया। औरंगजेब के आखिरी लेटर्स अपने बेटों को उसकी इनर टर्मोइल दिखाते हैं। मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं और क्या करता रहा हूं। मैंने मुल्क और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया और आगे के लिए कोई उम्मीद नहीं है। मुगल साम्राज्य के फैलाव से कई विरोध रेजिस्टेंस आंदोलनों की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर इस ताकतवर साम्राज्य को गिरा दिया। राजपूत रेजिस्टेंस। राजपूतों के पास पहले की राजवंशों जैसे प्रतिहार से मिली हुई गौरवशाली परंपराएं थीं, जिन्होंने अरब हमलों का विरोध किया था। खिलजी विजयों के बाद अपने राज्य फिर से खड़े करने के बाद मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों में बड़े बड़े कुल क्लैन्स उभरे। 16वीं सदी की शुरुआत में राणा सांगा ने कई राजपूत क्लैनों को एकजुट किया और सुल्तानों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती, लेकिन खानवा में बाबर से हार का सामना किया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता सुजेरानिटी मानने से इनकार किया और राजपूत रेजिस्टेंस का चेहरा बन गए। 1576 में अरावली की हल्दी घाटी की लड़ाई में भले ही मुगल सेना हावी थी, महाराणा प्रताप बच निकले और सालों तक पहाड़ियों से छापामार गुरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे। सख्त हालात में जीते हुए भी आजादी बनाए रखी। खास बात यह है कि उन्हें भीलों से मजबूत सहयोग मिला, जो तीरंदाज के रूप में जुड़े और इलाके की जानकारी दी। आज भी मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह एम्बलम में उनका सम्मान किया जाता है। औरंगजेब के शासन के दौरान कई राजपूत सरदारों ने बगावत की, जिनमें मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ भी शामिल थे, जो जोधपुर की आजादी बचाने के लिए लड़े। राजस्थान में मुगल प्रभाव सीमित ही रहा। 13वीं सदी में अहोम नाम का एक जातीय समूह आज के म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ चला आया। सल्तनत और मुगल दोनों दौरों में उन्होंने उत्तर पूर्वी विस्तार का कड़ा मुकाबला किया। उनकी अनोखी पाइक सिस्टम में हर सक्षम पुरुष को जमीन के अधिकार के बदले लेबर या मिलिट्री सेवा देनी पड़ती थी, जिससे वे बुनियादी ढांचा बना सके और बिना स्थायी आर्मी के भी बड़ी फोर्स बनाए रख सके। अहोमों ने स्थानीय संस्कृति को अपनाया, खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया, अलग अलग धर्मों को प्रोत्साहित किया और असम की समृद्ध परंपराओं में योगदान दिया। जब औरंगजेब ने मुगल फौजें भेजी, जिन्होंने कुछ समय के लिए राजधानी गढ़गांव पर 1671 में सराई घाट की लड़ाई में, जो आज के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई, अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने अपने 10,000 लोगों के साथ 30,000 की मुगल फोर्स को हरा दिया। मुगल जनरल राम सिंह ने उनकी तारीफ की। हर असमिया सिपाही नाव चलाने, तीर चलाने, खाइयां खोदने और बंदूक व तोप चलाने में माहिर है। भारत के किसी और हिस्से में मैंने ऐसी बहुमुखी कुशलता नहीं देखी। 15वीं सदी के पंजाब में गुरु नानक ने बराबरी, दया और एक भगवान का संदेश फैलाया। सिख धर्म शुरू में एक आध्यात्मिक मूवमेंट था, लेकिन बाद के गुरुओं ने बढ़ती असहिष्णुता का जवाब दिया। जब जहांगीर ने अपने बागी बेटे का साथ देने के कारण गुरु अर्जन को यातना देकर मार डाला, तो गुरु अर्जन के उत्तराधिकारी गुरु हरगोबिंद ने मार्शल ट्रेनिंग शुरू की और एक सिख आर्मी बनाई। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे गुरु अर्जन ने संकलित किया और बाद में कुछ जोड़ हुए, सबके लिए एक ईश्वर पर जोर देता है और सच्चाई, दया, विनम्रता और आत्म संयम का उपदेश देता है। सच ऊंचा है, पर उससे भी ऊंची है सच्ची जिंदगी।
1675 में जब कश्मीरी पंडित धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे तो गुरु ने शहादत देने का फैसला किया। औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार किया और इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया, लेकिन यातना और अपने 2 शिष्यों की मौत देखते हुए भी उन्होंने इनकार किया। उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से सिर कलम किया गया। ये जगह अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से चिन्हित है। इसके जवाब में उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना की, एक मार्शल ब्रदरहुड जो न्याय, बराबरी और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। खालसा का मुगल सेना से अक्सर टकराव हुआ और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे जैसे मुगल शक्ति कमजोर हुई, पंजाब में सिख संघ उभरे और 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें एकजुट कर उत्तर पश्चिम के बड़े हिस्से में फैला एक मजबूत साम्राज्य बना दिया। बहुत से किसान समूहों ने कठोर शोषण के खिलाफ बगावत की। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान के जाट किसानों ने अत्याचारी मुगल अफसरों को मार गिराया। आगे की लड़ाइयों में 20,000 जाट मर्दों ने बहादुरी से मुगल आर्मी का सामना किया, लेकिन उनके लीडर की मौत हो गई और बगावत दबा दी गई। जनजातीय समूह भील, गोंड, संथाल, कोच जमीन पर कब्जा और टैक्स लगाने के खिलाफ लड़े। कुछ को दबा दिया गया, लेकिन जो लोग जंगलों, पहाड़ी या दूर दराज इलाकों में रहते थे वे अपनी आजादी बनाए रखने में कामयाब रहे। गढ़ा किंगडम, गोंड इलाका, सेंट्रल इंडिया की रानी दुर्गावती ने समझदारी से राज किया और राज्य को समृद्ध बनाया। उनके पास 20,000 सिपाही और 1,000 हाथी थे, जिनसे उन्होंने कई हमलों को रोका। 1564 में जब अकबर के जनरल ने हमला किया तो हथियारों में कमजोर और संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया और बहादुरी से लड़ी। घायल होने पर पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने मैदान जंग में ही अपनी जान दे दी। उस समय उनकी उम्र 40 साल थी। वे क्षेत्रीय गर्व और प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। सल्तनत ने एक सिस्टम शुरू किया जो सुल्तान के इर्द गिर्द सेंटर्ड था, जिसमें सुल्तान के पास पॉलिटिकल और मिलिट्री हेड के रूप में पूरी ताकत थी। उस समय की किताबों के हिसाब से उसके कामों में शामिल थे इस्लाम के इलाकों की रक्षा करना, फीस और टैक्स इकट्ठा करना और लोगों से मिलकर जन कार्यों की खबर लेना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मंत्रियों की एक काउंसिल मदद करती थी। इक्ता सिस्टम में इलाकों को अमीरों, इक्तादारों को टैक्स इकट्ठा करने के लिए दिया जाता था और खर्चों के बाद बची रकम सुल्तान के खजाने में जाती थी, खासकर फौज को चलाने के लिए। इससे सेंट्रल अथॉरिटी के वफादार लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का नेटवर्क बना। हालांकि ये पोस्टें वंशानुगत नहीं थीं। व्यापार पर हर स्टेज पर टैक्स लगता था, लेकिन सबसे बड़ा बोझ किसानों पर पड़ता था और उस समय के हिसाब से राजस्व वसूली में काफी सख्ती, क्रूरता होती थी। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। ज्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी के लिए अकबर ने प्रशासनिक मशीनरी को फिर से ऑर्गेनाइज किया। दीवान पैसों, वित्त का काम देखता था। मीर बख्शी फौजी मामलों को संभालता था। खाने समान लोक निर्माण, व्यापार, उद्योग, खेती और शाही घराने का काम देखता था, जबकि सदर न्याय धार्मिक और शैक्षिक मामलों को देखता था। ऐसे मंत्री 12 सूबों में से हर एक को दिए गए थे, जिन्हें आगे और हिस्सों में बांटा गया था। और चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम था। गांव स्तर पर पारंपरिक सेल्फ गवर्नेंस ज्यादातर जैसा था वैसा ही चलता रहा। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में लिखा कि मनसबदार और अफसर अपने मनसब और रैंक के हिसाब से हाथी, घोड़े, ऊंट और सिपाहियों की तय गिनती रखते थे। इससे बिना बड़ी स्थायी सेंट्रलाइज फौज रखे फौज को जल्दी इकट्ठा किया जा सकता था। नियमों की पालना के लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस होते थे। मनसबदारों को आमतौर पर दी हुई जमीन और जागीर से पेमेंट मिलती थी, इसीलिए उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था। अकबर की बढ़ती सहिष्णुता के बावजूद ऊंचे प्रशासन में नन मुस्लिम कम ही थे। कुल प्रतिशत बहुत कम ही 1/3 से ऊपर जाता था और अक्सर इससे भी कम रहता था। मुस्लिम अफसरों में भी फॉरेन ओरिजिन वालों को आमतौर पर भारतीय मूल के मुसलमानों से ज्यादा तरजीह मिलती थी। तोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री, ने फसलों की पैदावार और दामों का डिटेल सर्वे करके हर फसल की कीमत तय करते हुए असरदार रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में व्यवस्थित भूमि सर्वे शुरू किए, जिससे राजस्व वसूली बढ़ी और राज्य की मशीनरी मजबूत हुई।
13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच राजनीतिक ताकतें बदलती रहीं, फिर भी भारत में अर्थव्यवस्था बहुत सक्रिय रही, जिसकी वजह थी कृषि पर आधारित नींव, फलती फूलती कारीगरों की इंडस्ट्रीज, समुदाय आधारित और मंदिर आधारित इकोनॉमीज और विस्तृत ट्रेड नेटवर्क। विकेंद्रीकृत सिस्टम्स, श्रेणियां, गिल्ड्स, जातियां, प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज और क्रेडिट सिस्टम्स पर टिके रहने से उपमहाद्वीप दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में बना रहा। सल्तनत काल में उत्तर भारत में सड़कों, पुलों, नहरों और सिंचाई के कामों में तरक्की हुई, साथ ही नए शहर बने। ये सब मुगल काल में और ज्यादा बढ़ा। करेंसी के तौर पर कई धातुओं और अलग अलग कीमतों, डिनोमिनेशंस के सिक्के चलाए गए। मुगलों ने अलग सिस्टम इस्तेमाल किया जिसमें चांदी का रुपया और तांबे का दम चलता था। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रही। शासक प्रशासन और सेना चलाने के लिए खेती से मिलने वाले राजस्व पर निर्भर थे। आमतौर पर जमीन का लगान पैदावार का 5वां हिस्सा होता था। हालांकि कुछ सुल्तानों ने इसे बढ़ाकर आधा तक कर दिया। सिंचाई सिस्टम के फैलने से उत्पादकता बढ़ी और एक से ज्यादा फसलें उगाई जाने लगी। खाने की चीजें, चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, मसाले और गैर खाद्य चीजें, कपास जिससे कपड़ा बनता था, रेशम, ऊन, रंग, लकड़ी, जूट। कृषि उत्पादन क्षेत्र और समय के हिसाब से बदलता रहा। किसानों ने कई भीषण अकाल झेल और राहत उस समय के शासक की दयालुता पर निर्भर रहती थी। टेक्सटाइल्स के अलावा कारीगर हथियार, बर्तन, गहने और ज्वेलरी भी बनाते थे। नदी और समंदर के पार व्यापार के लिए जहाज निर्माण काफी बढ़ा। भारतीय सामान कलिकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली जैसे तटीय और नदी किनारे के शहरों से निर्यात होते थे। भारत का आयात निर्यात से बहुत कम था। आयात में रेशम, घोड़े, धातुएं और लग्जरी सामान आते थे। अरब, फारस और मध्य एशिया के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों में बसे, जिससे व्यापार और भी चहल पहल वाला बना। ये सिस्टम व्यापारियों को बिना नकदी साथ ले जाए अलग अलग राजनीतिक सीमाओं के पार पैसे ट्रांसफर करने देता था, जिससे लूट का खतरा कम हो जाता था। मारवाड़ी जैसी व्यापारी कम्युनिटीज अलग अलग राजनीतिक शासन में काम करने में माहिर हो गईं और उन्होंने सरकारी ढांचों से अलग चलने वाले समानांतर क्रेडिट और भरोसे के सिस्टम खड़े किए। हुंडी एक लिखित भुगतान निर्देश था जिसे सीमाओं के पार ले जाया जा सकता था। इससे बिना करेंसी ले जाए लेन देन हो जाते थे। आधुनिक बैंकिंग का पूर्व रूप, जो शासकों की भागीदारी के बिना व्यापार नेटवर्क्स में चलता था। कई मंदिर सिर्फ पूजा, सीखने, सामाजिक मेल मिलाप या परफॉर्मिंग आर्ट्स के केंद्र ही नहीं थे। उन्होंने रौनकदार बाजारों वाले इकोसिस्टम बनाए। शासक वर्ग मंदिर देवताओं को जमीन और धन देता था, जिसे मंदिर प्रबंधक ट्रस्ट की तरह संभालते और उससे समुदाय का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई सिस्टम, टैंक और यात्रियों के ठहरने की जगहें, धर्मशालाएं और छत्रम बनवाते। मंदिर व्यापारी को उधार, क्रेडिट देते और अंदरूनी व समुद्री व्यापार को फंड करते थे। जहां शुरुआती दौर में खुशहाली थी, वहीं 1600 के आखिर में तनाव दिखा। किसानों के पास टैक्स और बिचौलियों को भुगतान के बाद अक्सर बहुत कम हिस्सा बचता, जिससे कई लोग जमीन खोकर बंधुआ मजदूर बन गए। कारीगरों और मजदूरों की हालत भी अक्सर कठोर रही। अरब और यूरोपीय यात्रियों की गवाही के अनुसार भारत समृद्ध था, पर संपत्ति ज्यादातर शासकों, दरबारियों, बड़े अधिकारियों और व्यापारी वर्ग के हाथों में सिमटी रही। लगातार युद्धों से लोगों का जबरन विस्थापन भी हुआ। आम लोगों के स्तर पर टकरावों के उदाहरण मिले, खासकर उन पवित्र स्थलों को लेकर जिन्हें शासकों की मंजूरी से अपवित्र या नष्ट किया गया था। पर सामान्य तौर पर अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे और आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे। ज्यादातर शासकों ने कला का संरक्षण किया, वहीं समुदायों ने भी अपनी परंपराएं बनाए रखने या फिर से जीवित करने की कोशिश की, और कई परंपराएं बदलते हालात के अनुसार ढल गईं। अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं के मेल जोल से साझा धरोहर बनी। इन सब के बीच इंडिया टिका रहा, कुल मिलाकर आर्थिक रूप से समृद्ध, लेकिन अक्सर राजनीतिक रूप से अस्थिर। इस समय जब राजनीतिक मैप बार बार बदल रहा था, इंडिया ने गंभीर चुनौतियां फेस की, लेकिन बचा रहा।
ये कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं, बल्कि रेजिलियंस की भी है। जब जरूरत पड़ी तो तलवार से, और साथ ही आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी और टाइमलेस वैल्यूज में नई क्रिएशन के जरिए। इस पीरियड में तुर्किक, अफगान और मुगल फोर्सेस की कई फॉरेन इन्वेजन्स हुई, जिनसे व्यापक तबाही हुई, पुरानी डायनेस्टीज गिरी और किंगडम्स व एम्पायर्स उठे और गिरे। लगातार वॉरफेयर, अलायंसेस और कॉन्क्वेस्ट्स ने इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को फिर से आकार दिया। इस समय में धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण थे। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, ज़ोरोएस्ट्रियन और आदिवासी ट्राइबल्स को कई बार सख्त उत्पीड़न झेलना पड़ा। हालांकि कुछ रूलर्स ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़े, जिससे इंडिया की वेल्थ और दुनिया से कनेक्टिविटी बढ़ी। फिर भी आम प्रजा की आर्थिक हालत आम तौर पर कठिन रही। इंडियन सोसाइटी ने अडैप्टेबिलिटी और रेजिलियंस दिखाया। टाउन्स, सिटीज, टेम्पल्स और अर्थव्यवस्था के हिस्सों को फिर से बनाकर, साथ ही इसने सांस्कृतिक परंपराएं संभाले रखी और देशी, इंडिजिनस और विदेशी फॉरेन तत्वों को मिलाकर नई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां बनाई। आर्ट और कल्चर के कई रूप, जैसे आर्किटेक्चर, म्यूजिक और पेंटिंग, फले फूले। दिल्ली सुल्तनत ने लगातार रेजिस्टेंस झेलते हुए नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किए। विजयनगर एम्पायर ने दुखद विनाश से पहले एक शानदार दक्षिणी सिविलाइजेशन बनाई। मुगलों ने, खासकर अकबर के समय, बेमिसाल टेरिटोरियल कंट्रोल और कल्चरल सिंथेसिस हासिल किया। हालांकि बाद के रूलर्स जैसे औरंगजेब की पॉलिसीज ने लंबे समय के टेंशन्स पैदा किए। सबसे अहम, इस पीरियड ने इंडियन सिविलाइजेशन की कमाल की रेजिलियंस दिखाई। सदियों की वॉरफेयर, सांस्कृतिक विनाश और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद इंडिया सिर्फ बचा ही नहीं, बल्कि अपनी सबसे शानदार आर्ट और आर्किटेक्चर भी क्रिएट किया। इस पीरियड में आपको सबसे ज्यादा क्या लगा? अकबर जैसे रूलर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की करेज, आम लोगों की रेजिलियंस? कमेंट्स में बताइए और इंडिया के दिलचस्प इतिहास की और यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।